एपीएन दर्पण में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं भगवानपुर इलाके से विधायक ममता राकेश जी हमारी अगली मेहमान हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। ममता जी, व्यक्तिगत तौर पर आपने बहुत संघर्षों के साथ राजनीति में प्रवेश किया है। कैसे देखती हैं आज जहां पर आप हैं? देखिए, आज जिस मुकाम पर मैं हूं, इसका श्रेय परमपिता परमात्मा को, मेरे स्वर्गीय बाबूजी, मेरे ससुर कलीराम राकेश जी को और मेरे स्वर्गीय पति को और प्रदेश की सम्मानित जनता को जाता है। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। बहुत संघर्ष मेरे ससुर बाबू कलीराम राकेश जी ने क्षेत्र की जनता के लिए किए हैं और क्षेत्र की जनता को विकास के उस रास्ते पर लेकर के आए। उस समय मेरे ससुर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बहुत नज़दीक रहे और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सम्मानित दर्शकों को बताना चाहती हूं कि उन्होंने ही मेरे ससुर को राकेश सरनेम दिया था और वो उपाधि आज तक जो उनका नाम कलीराम था और कलीराम राकेश माननीय इंदिरा गांधी जी ने मेरे ससुर को दिया था, वही राकेश उपाधि मेरे पति के नाम के सामने सुरेंद्र राकेश और ममता राकेश को परिपाटी चली आ रही है। राजनीतिक जीवन में आप क्या चुनौतियां अपने सामने देखती हैं, एक महिला होने के नाते भी और एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आने के बाद राजनीति करने वाले नेता के तौर पर भी? देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि बहुत चुनौतियों के साथ मैं राजनीति में आई हूँ। जिस मुकाम पर मेरे स्वर्गीय पति पहुँचे थे, वो बहुत संघर्षों के बाद वहाँ तक पहुँचे थे। राजनीति उन्हें विरासत में मिली, अपने पिताजी से मिली और उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्लॉक प्रमुख लेवल से अपनी राजनीति शुरू की थी। बीडीसी का चुनाव लड़ा, ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर बने, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। उसके बाद विधायक बने और विधायक बन करके समाज कल्याण और परिवहन जैसे मंत्रालय उनके पास रहे और सम्मानित जनता इस बात की गवाह है कि उस पद पर रहते हुए किस तरह से किस विकास की सोच के साथ उन्होंने काम किया और समाज कल्याण विभाग को और परिवहन विभाग को किन ऊंचाइयों तक लेकर के आए, इसका प्रमाण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपके इलाके की क्या समस्या है और एक विधायक के तौर पर आप क्या वहां के लिए करना चाहती हैं, क्या आपने किया है? देखिए, ना पाने के दुख से अधिक है दुस्सह पाकर खोना, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। तो एक मंत्री पद से जिस तरह से विधायक के पद पर मैं पहुंची हूँ, मंत्री रहते हुए जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और निश्चित रूप से सम्मानित जनता वही सम्मान हमें देती है, वही मान सम्मान देती है और वही अपेक्षाएं मुझसे भी करती है। लेकिन राजनीति में मैं ज़रूर आई, जिस तरह से जिन परिस्थितियों में राजनीति में आई, सबसे पहले तो एक महिला के लिए उसके पति का जाना बहुत बड़ी क्षति होता है। एक तो पति का जाना और एक इतने मजबूत पति का जाना, एक शेर का जाना, उसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ने जैसा होता है। उसके बाद जिस तरह से परिवार में विघटन हुआ, मैं उन कांडों का जिक्र नहीं करना चाहूँगी कि क्यों हुआ, जो परिस्थितियाँ मेरे सामने रही, परिवार का उस समय साथ छोड़ देना, लेकिन परमपिता परमात्मा को और जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मेरे साथ रहा। इस समय मेरे सामने यही चुनौती है और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ, हे ईश्वर, मैं जनता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और जिस तरह से मेरे पति राजनीतिक बुलंदियों तक पहुँचे थे, मैं भी विकास और समाज सेवा को आगे ले जाऊँ। शिक्षा विभाग से मैं जुड़ी रही हूँ, पहले शिक्षिका रही, उसके बाद राजनीति में आई, तो वो तमाम सारे पहलू मैंने देखे हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में उन्हीं परिवारों से बच्चे आते हैं जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते। तो वो दौर मैंने देखा है उस समय, तब भी मेरे मन में ललक थी उनके लिए कुछ करने के लिए और आज भी मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की सारी कुरीतियाँ दूर हो जाएं। जिस तरह से अभी आपके संज्ञान में आया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार धर्मनगरी में जहरीली शराब वाला कांड हुआ है, मेरे मन को बहुत आघात पहुंचा है और हृदय विदारक घटना है। इतने परिवार उजड़ गए, इतने परिवारों का सहारे चले गए, कई घर के तो चिराग बुझ गए। मैं चाहती हूं कि उन परिवारों के लिए, समाज के लिए, सर्व समाज के लिए
अच्छा कार्य करूं, समाज सेवा का कार्य करूं और विकास के रास्ते पर लेके जाऊं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गणेश गोदियाल, उत्तराखंड के जुझारू राजनेता, उनको हम आमंत्रित करते हैं। उत्तराखंड में राजनीति में सामान्यतः या तो वो लोग आए हैं जो उत्तर प्रदेश के जमाने से राजनीति कर रहे थे, या ऐसे लोग भी आए जो ठेकेदारी और दूसरी तरह के कारोबार कर रहे थे। आप एक अलग तरह के लोगों में से हैं जो युवा हैं और जिन्होंने संघर्ष की राजनीति की है। कैसे शुरुआत हुई, कैसे राजनीति की तरफ आपका रुझान हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूं। मैं कल जो पुलवामा में जो घटना घटी और वहां पर हमारे 40 से अधिक संख्या में वीर जवानों ने अपनी सर्वोच्च शहादत दी, कल जब मैंने ये समाचार सुना तो पंत जी, मैं सच में बहुत समय तक, मतलब सुबह 4 बजे तक मैं सो नहीं पाया। मन में एक प्रतिशोध की स्वाभाविक ज्वाला जैसी जली और ऐसा लगा कि निश्चित रूप में जब तक एक के बदले 10 न बिछ जाएं तब तक ये ज्वाला शांत नहीं होगी। और निश्चित रूप में मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, एक के बदले 10 हमारी वीर जवान बिछाएंगे। मैं उन हमारे बहादुर शहीदों को मन की अंतरतम गहराइयों से नमन करता हूं और बेहतरी की उम्मीद करता हूं कि आगे बेहतरी हो, बेहतरी इंसानियत की, बेहतरी हमारे बहुत ही निश्चल जज्बातों की, सबकी बेहतरी हो। अब आपके प्रश्न पर मैं आता हूं। ऐसा है, मेरा बचपन मुंबई जैसे शहर में बीता। बचपन से ही किसी का स्वभाव बन जाता है। मेरा स्वभाव रहा कि मैं अन्याय को सहन नहीं करता, ये बचपन से रहा। अब जब मुंबई जैसी जगह में थे, कारोबार करते थे, तो उस समय ये प्रताड़ना झेलते थे हम कि ये बाहर के लोग हैं। उत्तराखंड बनने के बाद एक अच्छाई इस रूप में सामने आई कि हमें राजनीतिक पहचान मिली। जैसे उस समय बंबई में कोई पूछे हमें कि आप कहां के हो, अगर हम कह रहे हैं कि हम यूपी के हैं तो कहते थे कि भैया, जबकि हमारी पहचान उस रूप में नहीं थी। तो हम कहते थे नहीं भैया नहीं, हम गढ़वाली हैं। तो गढ़वाली क्या मतलब, नेपाली? तो हम कहते थे नेपाली भी नहीं। तो हमें यह लगता था कि हमारी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें उत्तराखंड अलग राज्य मिला। और आज भारत के किसी भी कोने में चले जाएं या विदेश में भी किसी देश में चले जाएं, और अगर हम ये कहें कि हम हिंदुस्तान के उत्तराखंड राज्य से हैं, तो ये पहचान हमारी बन गई कि हम उत्तराखंड से हैं। तो ये बात थी, एक मन में खचोटता था कि हम कहां के हैं। ऊपर से जो वो मतलब हमें एक दोयम दर्जे का नागरिक वहां पर समझा जाता था। अगर हम कुछ कारोबार कर रहे हैं, पवार जी भी यहां पर बैठे हैं, उस दौर को उन्होंने भी देखा होगा, देखा ही है। वो भी तब से वहां पर बहुत संघर्ष करने के बाद आज स्थापित व्यवसायी हैं वहां पे, और हम भी कारोबार करते थे। लेकिन कारोबार करना अपेक्षाकृत आज के बहुत मुश्किल था। जो लोकल सेंटिमेंट था वहां पे, मैं उसको इस मंच पे लाके विवादास्पद बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो उस समय वहां पर लोकल सेंटिमेंट था, वो लोकल सेंटिमेंट ऐसा था कि मतलब जो बाहर के हैं वो हमारे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर मैं कहां का हूं। तो ऐसा हुआ पंत जी की सन 98 में 98 में मैं एक बार अपने बच्चों के साथ गांव आया। हम कोटद्वार से तब बस में जाते थे। तो मेरी बेटी, जो सबसे बड़ी बेटी है, बहुत छोटी थी, और मेरे मन में चल रहा था कि मैं गांव आऊं और कुछ करूं, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो जब हम बस में बैठे तो वहां से लेकर हमारे गांव तक, मई के महीने की बात है, हमें बच्ची के लिए दूध नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, यहां पे दूध नहीं है। तो मैंने एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया। हम पहाड़ी लोग हैं, हम खानदानी पैसे वाले रहे नहीं, लेकिन उस समय मेरे पास जितना पैसा था, पैसे से मेरी इच्छा भर गई थी। पहाड़ी में धीत बोलते हैं ना, धीत, तो मेरी धीत भर गई थी। मेरा वजन 82 किलो था। मुझे लगा थोड़े दिन में डॉक्टर कहेगा, बिष्ट जी, मुझे लगा थोड़े दिन में डॉक्टर कहेगा खट्टा मत खाना, मीठा मत खाना, पैसा बढ़ता जाएगा। मैं उस पैसे को देखते रहूंगा, उसका उपभोग नहीं कर पाऊंगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे,
और मुझे बच्चों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। आज बहुत सही समय है कि बच्चे मेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे। और बचपन में कुछ दिन गांव बीते थे तो मुझे वो भी यादें आती थी कि अब नदी आ गई होगी, अब जंगल हरे भरे हो गए होंगे, अब काफल पक गए होंगे, तो मुझे वो चीजें वापस बुलाती थी। और मुझे लगा कि सही समय है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं वहां से वाइंड अप करके और गांव आ गया। जब गांव आया और मैंने कुछ कामकाज करना शुरू किया तो मुझे यहाँ का ट्रेंड पता नहीं था कि यहाँ राजनीतिक लोगों के पास जाके पहले मत्था टेकना होता है कि साहब मैं ये काम करने जा रहा हूं और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने अपना काम शुरू किया। एक वोट के रूप में मैं कांग्रेसी आदमी था, कांग्रेसी वोटर था, ये जरूर है। और उस भावना को मैं छुपाता नहीं था, क्योंकि जब मुंबई जैसी जगह में हम लोहा लेते थे विपरीत विचारधारा के लोगों से और उस बात को नहीं छुपाते थे कि हम एक वोट के हकदार हैं और वो कांग्रेस के लिए है, तो हम यहां आके अपने लोगों के बीच क्यों छुपाए कि हम, और अगर यहां भी आके दोयम दर्जे का नागरिक ही बनना है तो धिक्कार है हमारे जीवन पे। तो मैं अपनी इस बात को खुलेआम रखता था। उस समय के वहां जो लोग थे, राजनीति के चरम पे थे, उन लोगों को लगा कि ये हमारे रास्ते का कांटा है और इन्हीं बातों पर मतभेद होते गया। और कुदरत की ऐसी इच्छा रही होगी कि हमारा कोई राजनीतिक सरोकार नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन उस समय ऐसी स्थितियां बनी। और मैं इस मंच के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि सतपाल महाराज जी ने उस समय हमें टिकट दिया और उन सब लोगों के सहयोग से मैं विधायक बना और उस समय से मैं उत्तराखंड की राजनीति में हूं। आज कितना मुश्किल देखते हैं आप, आज की जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा परिस्थितियां हैं? देखिए, सरकारों की भी बात नहीं है पंत जी, और बात है समाज में जो निरंतर गिरावटें आ रही हैं नैतिकता में। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, राजनीति की फील्ड में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, आप समाज में जो निरंतर गिरावट आ रही है, ये प्रत्येक फील्ड में एक नई चुनौती पेश कर रही है। आप तमाम सरकारें देखते हैं ना, कितनी सरकारें गिर गई इस 5 ही साल में, कितनी सरकारें गिर गई। आप क्या मानते हैं कि वो सरकारें ऐसे ही गिर गई? उसके पीछे धन बल होता है और वो धन बल तब काम करता है जब हमारी समाज की नैतिकता गिर गई है। अगर मैं नैतिकता को मानता हूं, मेरा वसूल है कि मैं नैतिकता पालूंगा और ये गलत काम नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप में अगर मैं किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीता हूं और मुझे उस पार्टी की नीतियों पर पसंद नहीं है वो नीतियां, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं रिजाइन करूं और दोबारा चुनाव दूसरे उस पर जीतूं। ये नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है कि मैं एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीता हूं, चुनाव जीतने के लिए मुझे उस पार्टी के सिंबल की जरूरत है और फिर लेन देन करके मैं दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लगूं। तो ये नैतिकता का पतन हो गया है। और एक चीज और है, बहुत बहसें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी। पार्टियां प्लेटफॉर्म हैं। अच्छे लोग बीजेपी में भी होंगे, अच्छे लोग कांग्रेस में भी हैं, अच्छे बुरे लोग वहां भी होंगे और बुरे लोग यहां भी होंगे। एक समाज के लोग हैं हम। कहां किस राजनीतिक पार्टी के पास ऐसी छलनी है कि जो छाल के अच्छे अच्छे अपने साथ ले गए और खराब खराब यहां रख गए? प्रमाण सामने है। 2 साल पहले हमारी सरकार गिरी, किस रूप में गिरी? कौन लोग थे वो? जब वो कांग्रेस में थे क्या था वो अच्छे थे, जब वो वहां गए वो खराब हो गए। तो अच्छाई भी सब जगह है, खराबी भी सब जगह है। अपने मन के ऊपर है कि हमें नैतिकता पालनी है। वसूल क्या होते हैं? वसूल ये होते हैं, हमारा भारत का संविधान है, वो क्या है? वो वसूलों की किताब है। विभागों के यहां पर पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, विभागों की नियमावली क्या है? वसूल है। उसमें लिखा हुआ है कि ये वसूल है, इसके अनुसार आपको चलना है। तो इसी प्रकार सरकारें हों, चाहे केंद्र की हों, राज्य की हों, संस्थाएं हों या व्यक्ति का परिवार हो, वसूल जिस संस्था के साथ, जिस परिवार के साथ चलता है, वो लंबे सकून तक सकून से रहता है। जो वसूलों पे चलता है, जो वसूलों के खिलाफ दंड फंद करके चलता है, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड की राजनीति को आपने बहुत करीबी तरीके से देखा है। इसमें धनबल का कितना प्रभाव हो गया? बहुत। किस रूप में, थोड़ा विस्तार से बता सकेंगे? हर रूप में। ऐसा है, जो सरकार गिरी वो किस बल पे गिरी? मैं वो सबसे पहला व्यक्ति हूं जो 16 मार्च की बात है, या मुझे डेट याद नहीं है, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं कि सुबह 11 बजे विधानसभा के सत्र में बजट, जिस दिन बजट पर फाइनल डिबेट होना था और बजट पास होना था, उस दिन सुबह मैं सबसे पहले गया और मैंने कहा कि कल 5 करोड़ रुपए लेके लोग मेरे घर में आए और मुझे रिश्वत देने की पेशकश की कि ये रखो और भी कितना चाहिए हम देंगे, और आप जो है फ्लोर क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए और सरकार गिराइए।
मैंने सबसे पहले ये बात वहां, और उसके बाद और भी लोग आए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप ये देखिए कि धन बल में ये ताकत है कि सरकार गिरी नहीं। मैं धन्यवाद माननीय कोर्ट का भी देना चाहूंगा कि उन्होंने सच को सच साबित किया, दिखाया। लेकिन धन बल में ये ताकत तो थी कि कुछ दिन उथल पुथल हो गई। और ये और कौन सी ताकत थी? ये सिर्फ और सिर्फ धन बल की ताकत थी। अगर मैं चुनाव में बात करूं तो आम चुनाव में भी वो चीजें सामने आती हैं, आम चुनाव में भी वो चीजें सामने आती है। तो मेरा ये कहना है, देखिए मैं खराब नेता हूं तो भी वो खराब नेता जनता द्वारा चुना गया है, इसलिए नेता समाज का दर्पण है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि नेता खराब होते हैं, बहुत सी जगह हमें ये चीज का सामना करना पड़ता है कि लोग कहते हैं नेता खराब होते हैं। हमें मन में पिंच होता है कि नेता खराब होता है, लेकिन नेता कौन बना? आप ही में से, हम ही में से। कल तक तो मैंने 2002 के पहले मैं नेता नहीं था, तब गणेश गोदियाल अच्छा आदमी था। 2002 के बाद अगर मैं विधायक बन गया तो मैं खराब कैसे हो गया? मैं बहुत मन से एक बात कहना चाहता हूं, शायद समय लंबा लगे, लेकिन ये सीख भी है। हालांकि मैंने अपने वसूलों को नहीं बदला और मैंने फैसला किया है कि मैं वसूलों को नहीं बदलूंगा, लेकिन और इसलिए नहीं बदलूंगा कि वसूलों को न बदलने में मुझे जो सुकून मिलता है जीवन के उत्तरार्ध में, मुझे इससे भी और ज्यादा सुकून मिलेगा कि मैंने जीवन पर्यंत अपने वसूलों को नहीं बदला। लेकिन मेरे राजनीतिक हमदर्द कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप 2002 से 2007 तक आपने विधायकी की और आपने वसूलों पर चले और चुनाव हार गए। उसके बाद 2007 में आप चुनाव हारे, फिर 2012 में आप चुनाव जीते और फिर आप चुनाव हार गए। आप जो चुनाव हारे हैं वो इसलिए हारे हैं कि आप वसूलों पे चलते रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं वो आप नहीं करते हैं। अगर आपको राजनीति करनी है तो वो सब चीजें करिए, अन्यथा आप संत बन जाइए। लेकिन मेरी भी ये मन में मैंने भी ठानी हुई है कि हम अपने वसूलों के आधार पर ही राजनीति करेंगे और इसको स्थापित करके बताएंगे। अगर बिच्छू का नेचर है डंक मारना, तो एक संत का भी नेचर होता है कि उस बिच्छू को जो डंक मार रहा है उसको सुरक्षित रूप में उधर रख देना। तो अपना अपना नेचर है, हम अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं। और ये निश्चित रूप में जो धन बल की बात है, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान के समाज में राजनीति के लिए विशेष रूप से एक भयंकर चुनौती है। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने उसूलों पर कायम रहें और आपकी राजनीति ऐसे ही आगे चलती रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज पंत जी के सामने हम तो पढ़ते थे, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, हम पढ़ते थे और आज आपके सामने यहाँ पर बैठने का मौका मिला। हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को, और हमारे पवार जी को और गोस्वामी जी को, इनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये चैनल बहुत अच्छा चले। और एक चीज और है, ये आपने यहाँ पर लिखा, मुझे पूछा नहीं पंत जी ने, नहीं तो मैं बताता क्या विकास होता है। यहाँ पर लिखा है विकास है तो दिखता है। धन्यवाद आपका कि आपने ये लिखा है कि विकास है तो दिखता है। ये नहीं लिखा कि विकास हो रहा है और दिख रहा है, ये नहीं लिखा। इसलिए ये सही है कि है, अगर होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो क्या दिखेगा। धन्यवाद आपका। उत्तराखंड की राजनीति के ही एक और चेहरे, युवा चेहरे प्रीतम सिंह जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अब निशंक जी ने अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड की राजनीति पर बहुत कुछ कहा। आपका भी उत्तराखंड की राजनीति में एक विधायक के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर अपना एक अलग तरह का अनुभव है। कैसे देखते हैं आज के उत्तराखंड को आप? देखिए, हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण एक लंबे संघर्ष और बड़ी शहादतों के बाद राज्य का निर्माण हुआ है, और राज्य के लिए एक लंबा आंदोलन, और इसमें लगभग हमारे उत्तराखंड राज्य के 100% लोगों का आंदोलन में योगदान रहा है। ये अपने तरह का, अलग तरह का आंदोलन भी रहा है। और राज्य निर्माण के पीछे जो अवधारणा थी कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, लखनऊ में
जो नीति नियंता बैठे हैं उनको यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा भौगोलिक जानकारी नहीं है, तमाम अन्य जानकारियाँ नहीं होती हैं और लखनऊ में बैठकर वो राज्य के लिए योजनाएं बनाते हैं जो कि यहाँ के अनुकूल नहीं है। और साथ ही हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र से निरंतर जो पलायन हो रहा था उसके पीछे ये अवधारणा थी कि अपना राज्य होगा, अपने लोग शासन सत्ता में होंगे और हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा और पलायन भी रुकेगा। राज्य बना और राज्य बनने के बाद आज इन 18-19 सालों में हमने क्या पाया, क्या होना चाहिए था, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी होती हैं। निश्चित तौर पर अगर कहें तो 2000 से आज 2019 तक इस यात्रा में हम विकास के कई मायनों पर आगे बढ़े हैं, लेकिन कुछ सवाल आज भी वहां खड़े हैं जहां से हम प्रारंभ हुए थे। आज हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमारा राज्य बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे अभी निशंक जी कह रहे थे कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इसमें हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इन्हीं में कहीं ना कहीं हम पिछड़ते भी जा रहे हैं। अगर हम बात करें पलायन की, तो आज जो पलायन है, जो पलायन का दर है वृद्धि का, वो पहले से अधिक है और उसके पीछे निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो आज पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह की संभावना है, राज्य के अंदर बहुत बड़ी संभावना है कि हम अपने लोगों को आसपास ही रोजगार दे सकते हैं, लेकिन ये सोचनी है कि हम अभी दे नहीं पाए हैं। सरकारें कोई भी रही हों, प्रयास सब हुए हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पाई हैं। उसका कारण है, जिस तरह से हम अगर कहें कि अगर पलायन हो रहा है तो कुछ पलायन, जैसे निशंक जी ने कहा कि हमारी प्रतिभा है, हम देश विदेश में जा रहे हैं और हम बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ पलायन इस तरह का भी है कि सुविधाओं को लेकर है। मैं सक्षम हूं नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ रहा है, जो कि बहुत चिंतनीय है। ठीक उसी तरह स्वास्थ्य सुविधाएं अभी हम उस तरह की पूरे राज्य में नहीं दे पाए हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं दे पाए हैं, जिस कारण हमारे बहुत सारे लोग केवल और केवल ये इसी कारण पलायन कर रहे हैं, शहरों की ओर, महानगरों की ओर, राज्य से बाहर। तो तमाम ऐसे कारण हैं। आज अगर हम बात करें पलायन की, हम मानते हैं हमारा जो पूरे राज्य के अंदर अगर हम बात करें तो 70% वन भूमि का क्षेत्र है और उसमें जो कृषि भूमि का क्षेत्रफल है वो लगभग 15-16% के आसपास हमारा बनता है। जो परिवार पलायन कर गए हैं उनकी जो कृषि भूमि है उसको कोई न कोई रिश्तेदार या गांव का अन्य लोग अपने उपयोग में कर ही रहे थे, लेकिन आज जो स्थिति है वो दूसरी तरह की हो गई है। जो गांव में है भी, वो भी अपनी कृषि भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी जगह इस तरह की हो गई हैं। उसका कारण उसके पीछे ये है कि जंगली जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं आज जो हमारी फसल है उसको बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनमें मुख्यतः जो सुअर और बंदर हैं, जिनके कारण लोगों ने गांव में खेती करना छोड़ दिया है। तो ये छोटे छोटे कारण भी हैं जिसके कारण हम लोग पलायन को रोक नहीं पा रहे हैं। और
पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें अपने राज्य की, तो हमारे राज्य को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। नैसर्गिक छटाएं पूरे राज्य के अंदर अपार हैं, और लेकिन उसमें भी हम अभी जिस गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि आज अन्य राज्यों की तुलना में हम बेहतर राज्य हैं। लेकिन अगर हम ये सब चीज बहुत जल्दी कर पाएंगे, उम्मीद है हम करेंगे इन सब चीजों का, सरकारें कोई भी हों, लेकिन जितना जल्दी हम करेंगे उतना जल्दी राज्य के हित में होगा। एक चर्चा बार बार होती है कि ऑल वेदर रोड अगर बन जाएगी तो जो हमारे 4 धाम हैं वो पूरे साल भर वो खोले जा सकेंगे। आप कितना सहमत हैं इस विचार से, क्योंकि आप यमुनोत्री क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि जो बहुत ही अच्छी योजना हमारी 4 धाम को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड जो परियोजना है, वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। मैं इसमें दलगत राजनीति से अगर ऊपर उठकर बात करूं, जो अच्छे काम है उनको अच्छा ही कहेंगे, और ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, अच्छा काम हो रहा है। और इससे निश्चित तौर पर हमारे जो धार्मिक पर्यटन है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो पूरा अन्य जो पर्यटक स्थल हैं वो भी विकसित होंगे। जैसे आपने कहा कि 12 महीने पर्यटन की गतिविधियां रहेंगी। जो 4 धाम यात्रा है उनमें जो तीर्थयात्री हैं उनका आवागमन, तो निश्चित तौर पर जो शीतकालीन पड़ाव हैं उनमें पर्यटन की गतिविधियां और जो हमारी तीर्थाटन है वो भी बढ़ेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये जो सड़क है ऑल वेदर रोड का जितना जल्दी कार्य पूरा होगा वो हमारे हित में है। उत्तराखंड के विकास के लिए जो जिस तरह से मौजूदा सरकारें काम कर रही हैं, जिस दिशा में उत्तराखंड के विकास की जो गाड़ी है वो चल रही है, क्या आप संतुष्ट हैं उससे या उसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है? हाँ, निश्चित तौर पर जो काम हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि काम हुए हैं, अच्छे कार्य हुए हैं, और बहुत कई विषयों पर हमने प्रगति हासिल करी है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस तरह से मैं समझता हूं कि कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिस पर हमको तीव्र गति से काम करना होगा, बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करना होगा। जैसे कि पलायन को रोकने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उसी तरह जैसे मैंने कहा कृषि और उद्यान के क्षेत्र में भी और पर्यटन के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होगी। प्रीतम सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला। एपीएन आपको शुभकामनाएं देता है कि आप भविष्य में आप राजनीतिक तौर पर ज्यादा सेवा उत्तराखंड की। धन्यवाद। उत्तराखंड की राजनीति के ही एक और चेहरे विधायक गणेश जोशी को अब हम आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आएं, पहले श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उसके बाद मंच पर। मसूरी से बीजेपी के विधायक रहे गणेश जोशी जी, नहीं मतलब रहे भी हैं और हैं भी, मतलब आपको एक बीजेपी की राजनीति में एक धाकड़ राजनेता के तौर पर देखा जाता है, कैसा लगता है आपको अपने बारे में? देखिए, कुछ तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है और कुछ मेरा एक्स फौजी होने के नाते कुछ चलना ढलना ऐसा है कि लोग मुझे दूसरे में प्रस्तुत करते हैं। कई बार समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, मुझे कहते हैं कि साहब बाहुबली विधायक, जबकि आज तक मैंने कोई भी 33-34 साल राजनीति मुझे हो गए, कोई भी ये कह दे कि मैंने वैसा कोई गलत काम किया हो, लेकिन अब मीडिया है तो अपने हिसाब से प्रस्तुत करता है। लंबे समय से आप विधायक रहे और उत्तराखंड में बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ भी रहे, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो देय आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया है? देखिए, आदमी को अपना कर्म करना चाहिए, और मैं जरा पूजा पाठी बहुत ज्यादा हूं। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले आदमी को कुछ नहीं मिलता। शायद आपको नहीं पता कि मैं पहले फौज में सिपाही था। गढ़वाल राइफल में एक सिपाही के रूप में मैंने 7 साल 76 से लेकर 83 तक सीमाओं में रहकर देश सेवा की है। और राजनीति से मेरा कोई दूर दूर का नाता नहीं। मेरे पिताजी भी फौजी थे, मुझे राजनीति की ABCD नहीं मालूम थी।
मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगाने के लिए, मुझे याद है जब मैं आकर ठेकेदारी करता था तो हरबंस कपूर जी चुनाव लड़ा करते थे, उनका पहला चुनाव था। उनका भतीजा मेरे पास आया कि मेरे निकनेम गणेशी बोलते हैं, ये मेरे चाचा चुनाव लड़े, आपने बस्ता लगाना है। मैंने बस्ता क्या होता है? कहने लगा वोटर्स लिख कर बैठना पड़ता है टेबल लगाकर। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगाने के लिए आया था। पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे टिकट दिया, मैं 3 बार विधायक बन गया हूँ। तो मैं तो भाग्य पर विश्वास करता हूँ, और जिस दिन मेरे भाग्य में हुआ तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, और मेरे भाग्य में मुझे कुछ दे भी नहीं पाएगा। मसूरी के विधायक के तौर पर, मसूरी एक पर्यटक स्थल के तौर पर इतना प्रसिद्ध है, लेकिन मसूरी की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। देखिए, आप कितना अपने को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पूर्व की सरकार में अगर आपको ध्यान होगा, मैं दूसरी बार मसूरी का विधायक बना हूं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और पूर्व सीएम साहब मुझसे कितना प्यार करते थे सबको मालूम है। उन्होंने मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र किया, मुझे जेल भिजवाया। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मसूरी के लिए जितना मैंने आज कर दिया है, आज 17 तारीख को हम एक जॉर्ज एवरेस्ट को 23 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत कराया है, उसको हम टूरिस्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे मित्र का जो क्षेत्र है धनोल्टी, 11 धनोल्टी मार्ग, मैंने कल ही उसका जियो करा दिया है। उसको बनने के बाद देहरादून से धनोल्टी की दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। आज एक 32 करोड़ की पार्किंग पिछले कार्यकाल में मैंने संघर्ष करके 2 घंटे के अंदर उसका जियो कराया था, आज वो बनने जा रही है। 4 पार्किंग मैंने और स्वीकृत करा दी है। मसूरी का रोपवे पीपी मोड पर हम बनाने जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो काम मसूरी के अंदर मैंने किया है अभी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्यसभा के सांसद बरूणी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मसूरी के अंदर पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने जब समाचार पत्रों में पढ़ा कि शिमला के अंदर टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया, मैं उस दिन से इस काम में लगा था। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मैंने बरूणी जी से अनुरोध किया, और आज 187 करोड़ रुपए की एक पेयजल योजना हमारी स्वीकृत हो गई है, उसकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, और उसको बनने के बाद मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर आप देखेंगे तो मसूरी की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। और क्या समस्याएं दिखती हैं पेयजल और ट्रैफिक के अलावा मसूरी के आपको? देखिए, डे बाई डे मसूरी की आबादी बढ़ती जा रही है। जब तक मसूरी के अगल बगल के क्षेत्रों को हम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने कहा बुरासखंडा पे हमारा फोकस था, उस योजना को हमने स्वीकृत करा दिया है। इसी प्रकार बुरासखंडा एक क्षेत्र बढ़ता है, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसको भी हम, क्योंकि मसूरी में जब टूरिस्ट आता है तो मात्र 1 या 2 दिन मसूरी रहता है, 3 दिन रहता है, क्योंकि अगल बगल में या वो केम्प्टी जाता है या कंपनी गार्डन जाता है। लेकिन अगल बगल के क्षेत्र जब विकसित होंगे तो टूरिस्ट आएगा तो कम से कम 1 हफ्ते वहां पर रहेगा, क्योंकि वहां की पूरी इकोनॉमी होटल व्यवसाय पर है। एक होटल व्यवसाय के पीछे कई लोग, चाहे वेटर है, कुक है, कई लोगों का जीवन से चलता है। तो इस दिशा में काम कर रहा हूं, और मैंने कहा ना कि आने वाले 2 साल के अंदर आप मसूरी की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि मसूरी को आप और बेहतर बनाएं और एक पर्यटक स्थल के तौर पर राष्ट्र के नक्शे पर मसूरी फिर से ज़्यादा सम्मान के साथ स्थापित हो। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार। राजनीति से रूबरू होने के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और केदारनाथ के एमएलए, कांग्रेस एमएलए मनोज रावत जी को अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए। मनोज जी, आप एक ऐसे इलाके से आते हैं, केदारनाथ। केदारनाथ का नाम लेते ही पूरे देश का ध्यान केदारनाथ आपदा की तरफ चला जाता है। कितना काम वहां पर आपदा के बाद हुआ है और कितना अभी होना, जो जनता की जरूरतें हैं उनके हिसाब से होना बाकी? देखिए राजीव साहब, सबसे पहले तो आजकल आंदोलनों का दौर चल रहा है, विधानसभा से लेकर बाहर तक, इसलिए आवाज़ हमारी, तो माफ़ करिएगा कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा। आपने केदारनाथ आपदा का जिक्र किया, तेरा की ये आपदा बड़ी हृदय विदारक थी।
और मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, तो हम जिन भी राज्यों में जाते हैं, हमारे यहाँ जो भी तीर्थ यात्री आता है वो एक विश्वास के साथ आता है कि मैं सफल यात्रा करके आऊँगा, सुरक्षित आऊँगा। तो हम माफ़ी मांगते हैं कि अपने राज्य की ओर से, कि क्योंकि देश के हर राज्य से कोई न कोई तीर्थ यात्री हमारे केदारनाथ में मरा, और वो प्रकृति जनित तो थी ही थी, लेकिन उसको हम एक किस्म से ये भी मानेंगे कि उस समय जो भी लोग निर्णय लेने वाले स्थानों पर थे, उनके निर्णयों से भी नुकसान बड़ी मात्रा में हुआ। अब आपने कहा कि केदारनाथ में कितना काम हुआ, तो केदारनाथ आपदा और केदारनाथ विधानसभा को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो धाम है हमारा, 11वां ज्योतिर्लिंग है, गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच, और दूसरा केदारनाथ विधानसभा का रहा सा बाकी हिस्सा, जिसमें हमारी जनता रहती है, क्योंकि केदारनाथ शीतकालीन धाम है। 6 महीने भगवान जी केदारनाथ में रहते हैं और 6 महीने ओखीवट में रहते हैं। तो अब मैं इतना कह सकता हूं कि 13 की आपदा के बाद जो 16 के अंत तक जितने तीर्थयात्री हमारे पास आए थे, उसकी संख्या लगभग बराबर जो 12 में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या थी उसके बराबर हो गई थी। तो इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि आज लोगों को भरोसा हो गया है कि केदारनाथ की यात्रा अब फिर से एक बार सुगम हो गई है और सुरक्षित हो गई है। यात्रा तो सुगम हो गई, सुरक्षित हो गई, और केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ परिसर के लिए काम भी बहुत युद्ध स्तर पर हुआ, बहुत एक तरह से अभूतपूर्व तरीके से वहाँ पर काम हुआ। लेकिन आपदा का प्रभाव उस पूरे इलाके के जिन गांवों में हुआ था, जिन लोगों के सब कुछ उसमें तबाह हुआ था, बर्बाद हुआ था, उनके जख्मों पर कितना मलहम लग सका है अभी तक? देखिए, जो अपना परिजन खोता है उसके दुख को तो कभी आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जिंदगी फिर एक बार पटरी पर आ रही है। लेकिन यात्रा के बाद हमारा जो केदारनाथ यात्रा है, सबसे बड़ा कष्ट ये है कि यात्रा में हमारे आपदा से पहले हमारे आम लोगों का जुड़ाव रहता था। केदारनाथ घाटी के कुछ गांव जो आपदा में पूरे नष्ट हुए, उनका जीवन केदारनाथ पर था। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे पवार साहब के पिताजी बैठे हैं। वहाँ का आदमी केदारनाथ को जीविका नहीं मानता था। छोटी छोटी चट्टियाँ थी, चट्टियों पे छोटी छोटी दुकानें होती थी, और आदमी को वैकल्पिक रोजगार कहीं बाहर मिलता था, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता था कि नहीं, हमने केदारनाथ जाना है। तो वो उनके लिए केदारनाथ भगवान आराध्य भी है, वो उनको जिंदगी जीने का तरीका भी था, उनकी संस्कृति भी थी। लेकिन आपदा के बाद जो नया केदारनाथ बसाया हमने, क्योंकि राजू साहब आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने कहा साहब परिसर बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन केदारनाथ घाटी के आदमी से पूछिए कि उस परिसर में आपने क्या कमियां कर दी। आपने केदारनाथ की वास्तुशिल्प को खत्म कर दिया। वहां का छोटा मिस्त्री भी बता देगा कि जो मध्य हिमाद्री शैली का जो मंदिर केदारनाथ में 13 की आपदा झेल गया था, उसके पीछे उसका विशिष्ट वास्तुशिल्प था। अब आपने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया। कौन आपका कंसल्टेंट था? क्या जिन लोगों ने उस मंदिर से छेड़खानी करी, अब आज अगर हमारे बूढ़े ताऊ जी जाएंगे तो उनको नंदी छोटा दिखेगा। समानुपातिक वास्तुशिल्प था, जिसको पीढ़ियों से हमारे लोग, जो सिर्फ चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में जिसका प्रयोग होता है,
जिसको आप आंगन कहते हैं, मंदिर का पटांगण कहते हैं, उसका भी एक माप था। शिखर तक ऊंचाई क्या होनी चाहिए, उस ऊंचाई के हिसाब से आपका मंदिर का आंगन होना चाहिए था, उसके बाद प्रकार होना चाहिए था। लेकिन किससे कहेंगे आज? ये पीड़ा केदारनाथ के लोगों में है कि उनकी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। उनकी जो केदारी संस्कृति थी कि यात्रा शुरू होने से पहले अपनी चट्टियों में, अपनी दुकानों में बैठना था, यात्रियों की सेवा का कल्चर खत्म हो गया। तो जो आप अगर 13 के बाद का केदारनाथ कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि 13 के बाद का और अब का फिलहाल कुछ 2-3 सालों से जो परिवर्तन केदारनाथ में आ रहे हैं वो वहाँ की जनता के बिना की तीर्थ यात्रा है और बहुत खतरनाक उसके नतीजे निकलेंगे। जो हवाई तीर्थाटन शुरू हुआ है उसको आप कितना सही मानते हैं या कितना गलत मानते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से और धार्मिक लिहाज से भी, क्योंकि मैं केदारनाथ का विधायक हूँ, अब चाहे मेरा सोचने का कोई भी तरीका हो, लेकिन जो हमारे पुराने लोग सोचते थे वो कहते थे कि केदारनाथ के ऊपर से, भगवान के ऊपर से हेलीकॉप्टर का जाना ठीक नहीं है। और हेली टूरिज्म से यात्रियों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन आपने उसकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। ये परंपरा है कि केदारनाथ में रात्रि विश्राम होना है, लोगों को अभिषेक करना था, लोगों को भकुंड भैरव के दर्शन करने थे, कई रीति रिवाज ऐसे हैं। लेकिन आज तो शादियां भी शॉर्टकट में हो जा रही हैं, 2 दिन की शादी 1 घंटे में निपटाई जा रही है। तो धार्मिक भावनाओं को, लेकिन हम जाते क्यों हैं केदारनाथ? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि हम उस ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वो परंपराओं का पालन न होना, क्योंकि आज उनको बताने वाला कोई नहीं है। आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, आप दौड़ दौड़ करके मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर को, भगवान को टच करके, और फिर ये देखते हैं कहीं मेरा हेली तो नहीं भाग गया। तो वो उस लिहाज से भी मैं उस हेली पर्यटन को, क्योंकि हम उस व्यक्ति से उसकी सेवा का मूल्य ले रहे हैं, और उसका मूल्य अगर हम उस यात्री को अच्छे दर्शन के रूप में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस व्यक्ति को, जो हमारा यात्री दुनिया भर से आस्था के साथ आ रहा है, उसको हम वहाँ की परंपरा बताएं, वहाँ की मर्यादा बताएं। और वो केदारनाथ में हमेशा से ये परंपरा रही है कि रात्रि आप विश्राम करके, भगवान का अभिषेक करके, भकुंड भैरव जी के दर्शन करके, वहाँ पे काफ़ी केदारनाथ में भगवान केदारनाथ ही नहीं, कुछ और छोटे छोटे भी मंदिर थे जो आपदा में बह गए हैं, कुछ कुंड थे, उनका स्थानों का अलग अलग महत्व था, उन सबको पूरा करके आए। तो इसलिए मैं हेली टूरिज्म को, हेली जो वहाँ पर पर्यटन है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। विधायक के तौर पर आपने ये सवाल विधानसभा में या सरकार के सामने रखा है क्या? जी हाँ, बहुत। हमने अपनी जब क्या कहें कि युद्ध लड़ा है, जब लेजर शो केदारनाथ में हुआ तो वहीं पर युद्ध जैसी परिस्थितियां हो गई थी। आप लेजर शो के लिए MI-27 से वो मशीनें गई हैं जिसका प्रयोग ऑपरेशंस में होता था। और सबसे ताजुब की बात है कि जब वो केदारनाथ के मंदिर को लेजर शो का पर्दा बना दिया गया, हमने विरोध किया। सारा प्रदेश का प्रशासनिक अमला था उस कार्यक्रम को करने के लिए, उसको 170 देशों में दिखाया जाना था। हमने विरोध किया, लेकिन जब एक बार हमने कहा चलो हम देखें तो सही क्या किया है, लेकिन राजू साहब आप ताजुब करेंगे, जो लोग इस केदारनाथ की संस्कृति को दुनिया भर में प्रचारित करने की जो बात कर रहे थे, उन्हें ये भी पता नहीं कि इतने कंसल्टेंट लगाने के बाद उस शो में 10 गलतियां हमने पकड़ी, जिसमें से 2 बताई। वो 2 गलतियां इतनी अक्षम्य गलतियां थी कि हमारे क्षेत्र का तीर्थ पुरोहित का 3 साल का बच्चा भी उनको जानता है। मसलन ये कहना कि केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं। अभी हमारे बड़े भाई पंवार साहब चले गए, केदारनाथ के कपाट कभी भी तय तिथि पर नहीं खुलते हैं। हर साल शिवरात्रि के दिन ऊखीमठ में कपाट खुलने का दिन होता है। दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, कहाँ हमारे केदारनाथ को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं। दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा उदाहरण ये था कि भगवान भैंसे के रूप में, न भगवान बैल के रूप में केदारनाथ के, जबकि सब जानते हैं भगवान
केदार यानी दलदल और भगवान भैंसी के झुंड में पांडवों को दर्शन न देने की नियत से केदारनाथ पहुंचे थे। तो मेरा ये पूछना है कि वो कौन लोग थे जो इतनी अक्षम्य गलतियां करके ये कह रहे थे कि हम केदारनाथ जी की कीर्ति बढ़ा देंगे। दूसरा, मैं इस चीज का पूरा भरोसा रखता हूं, देखिए केदारनाथ का न कोई नाम का प्रचार कर सकता है, न केदारनाथ में किसी का नाम लग सकता है। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, धनपति, करोड़पति, अरबपति आए, न जाने दुनिया में कहाँ गए, वहाँ का एक ही इष्ट है केदारनाथ और बद्रीनाथ का, वो बाबा केदारनाथ और बद्रीनारायण जी। और जिन जिन ने इनसे ऊंचा उठने की, अपने को ऊंचा दिखाने की या उनसे तुलना करने की कोशिश करी, वो कहाँ गए कालखंड में, उनका कोई पता ही नहीं चला। चलिए, हम कामना करते हैं कि केदारनाथ का जो महात्म्य है, जो उसकी यात्रा का जो मूल स्वरूप है, वो पुनः बरकरार हो और आपके प्रयासों को सफलता मिले। इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एपीएन दर्पण के इस कार्यक्रम में समस्त अतिथियों का, समस्त हमारे दर्शकों का और हमारे साथ जिन जिन लोगों ने बातचीत में हिस्सेदारी की, उन सब का एपीएन की तरफ से हार्दिक आभार। कार्यक्रम का अब हम समापन कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद।